अखबार में छपी एक खबर की वजह से एक ही दिन में जैसे खुशबू की सारी दुनिया ही बदल गई। अपनों के बीच जैसे खुशबू एकाएक बेगानी हो गई। देखने में तो अब भी सब कुछ पहले जैसा ही दिखता था, लेकिन नजरों के साथ साथ दिलों में भी फर्क आ गया था। मम्मी के स्पर्श से भी खुशबू इस फर्क को महसूस कर सकती थी। मम्मी के स्पर्श में वैसे अब एक संकोच और दुविधा थी। शिकायत करने वाली महिला का आरोप था कि नर्सिंग होम में उसके बच्चे को बदल दिया गया। महिला के अनुसार उसने नर्सिंग होम में जिस बच्चे को जन्म दिया था वो एक लड़का था, मगर उसके बदले में उसे एक लड़की मिली थी। शिकायत करने वाली महिला ने बच्चे को बदले जाने के संबंध में नर्सिंग होम की 2 नर्सों पर अपना शक जाहिर किया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों नर्सों को अपनी हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज स्कैंडल सामने आया। स्कैंडल में नर्सिंग होम को जाली डॉक्टरी सर्टिफिकेट के साथ चलाने वाली उसकी मालकिन भी शामिल थी। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की तफ्तीश से खुलासा हुआ कि 16 वर्ष पहले अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही नर्सिंग होम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। वहां न केवल गैरकानूनी तरीकों से कुंवारी मां बनने वाली लड़कियों के गर्भपात किए जाने थे, बल्कि बच्चा गोद लेने के इच्छुक लोगों को भी बच्चा मोटी रकम में बेचा जाता था। मगर सवाल ये भी था कि खुशबू का कसूर क्या था? उसके जन्म के समय कहां पर क्या हुआ था? किसने क्या बेईमानी की थी, उसे क्या मालूम। अखबार में छपी खबर ने 7 वर्षीय खुशबू को उसके अपने ही घर में अजनबी जैसा बना दिया था। बाहर के एक नर्सिंग होम के स्कैंडल को लेकर इस प्राइवेट नर्सिंग होम को पुलिस ने सील करके उसकी संचालिका को, नर्सिंग होम में काम करने वाली कुछ नर्सों को भी गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ डिलीवरी कराने वाली कई युवतियों के बच्चों को भी चुपचाप बदल दिया था। इस काम के बदले में भी एक खूब मोटी रकम वसूली जाती थी। नर्सिंग होम की संचालिका और बाकी स्टाफ से पूछताछ करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि इसकी कोई गिनती या रिकॉर्ड नहीं था कि नर्सिंग होम में कितनी युवतियों के शिशुओं को बदला गया। बेटे की चाह रखने वाले कितने लोगों को उनके यहाँ बेटी होने की सूरत में किसी दूसरे का बेटा मोटी रकम वसूल करके दे दिया गया था, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। 7 वर्ष पहले खुशबू ने भी पुलिस के द्वारा सील किए गए इसी नर्सिंग होम में जन्म लिया था। खुशबू की दोनों बड़ी बहनों ने तो सरकारी अस्पताल में जन्म लिया था। इसके लिए घर की माली हालत की मजबूरी थी। खुशबू के पापा रमाकांत अपनी पहली दोनों बेटियों के जन्म के समय किसी प्राइवेट नर्सिंग होम का खर्चा नहीं उठा सकते थे, मगर खुशबू के समय उनके पापा रमाकांत के हाथ में थोड़े पैसे थे। अगर नहीं भी होते तो वो उधार लेकर भी किसी नर्सिंग होम का खर्चा उठाते, क्योंकि ऐसा खुशबू की मम्मी शारदा भी चाहती थी। अखबार में छपी एक खबर की वजह से एक ही दिन में जैसे खुशबू की सारी दुनिया ही बदल गई। अपनों के बीच जैसे वो एकाएक बेगानी हो गई। देखने में तो अब भी सब कुछ पहले जैसा ही दिखता था, लेकिन नजरों के साथ साथ दिलों में भी फर्क आ गया था। मम्मी के स्पर्श से भी खुशबू इस फर्क को महसूस कर सकती थी। मम्मी के स्पर्श में वैसे अब एक संकोच और दुविधा थी। खुशबू के वजूद पर ही जैसे एक सवालिया निशान लग गया था। मगर सवाल ये भी था कि खुशबू का कसूर क्या था? उसके जन्म के समय कहां पर क्या हुआ था? किसी ने क्या बेईमानी की थी, उसे क्या मालूम। 2 बेटियों की मां बन चुकी शारदा के लिए तीसरा बच्चा बड़ा मायने रखता था, और वो कोई भी रिस्क नहीं लेते हुए पूरी एहतियात से काम लेना चाहती थी। वास्तव में तीसरे बच्चे के जन्म के समय शारदा बेटे की चाहत और कल्पनाओं से सराबोर थी। बेटे की चाहत में शारदा ने पंडित राजकुमार तिवारी को पकड़ा था। उन्होंने ही दोनों को वृंदावन जाने को कहा था, आश्रम का पता दिया था, वहां के पहुंचे हुए स्वामी को फोन कर दिया था। दोनों ने कई हजार रुपयों की भेंट भी दी थी। राजकुमार तिवारी दावे से कह रहे थे कि शारदा के गर्भ में मौजूद उसका तीसरा बच्चा एक लड़का ही होगा। लिंग निर्धारण टेस्ट चूंकि गैर कानूनी था, इसलिए कोई भी टेस्ट लेबोरेटरी अल्ट्रासाउंड करने के उपरांत लिखित रूप से ये गारंटी देने को तैयार नहीं थे कि शारदा के गर्भ में मौजूद बच्चा एक लड़का है। जुबानी तौर पर शारदा से यही कहा गया कि उसकी गर्भ में मौजूद तीसरा बच्चा एक लड़का ही होगा,
मगर एक बेटे की मां बनने की शारदा की सारी उम्मीदों पर तब कुठाराघात हुआ जब उसे बताया गया कि उसका तीसरा बच्चा भी लड़की है। शारदा का तो जैसे दिल ही टूट गया। राजकुमार तिवारी, पंडित और अन्य ज्योतिषियों की सारी बातें गलत साबित हुई थी। अल्ट्रासाउंड करने वाली लेबोरेटरी की जबानी भी कहीं बात गलत निकली। राजकुमार तिवारी फिर भी कह रहे थे कि ये कोई चमत्कार है, उनका कहा गलत हो ही नहीं सकता। लड़की होने पर भी वो 20,000 झटक गए थे। शारदा को ही नहीं, तीसरी बेटी के आने से रमाकांत को भी सदमा लगा था। बेटी की चाहत में चौथी संतान के ख्याल से भी उन दोनों ने तौबा कर ली थी। तीसरी बेटी खुशबू को जन्म देने के बाद शारदा काफी दिनों तक बुझी बुझी रही थी। पूजा पाठ और उपवासों पर से जैसे उनका विश्वास ही डगमगा गया। राजकुमार तिवारी ने आना बंद नहीं किया, पर अब वो दक्षिणा नहीं मांगते, पर चौथे बच्चे के लड़के होने की गारंटी देने लगे थे। वो अभी भी गलती मानने को तैयार न थे। खुशबू को जन्म देने के बाद शारदा ने बुझे मन के कारण उसके प्रति 1-2 दिन बेरुखी दिखाई थी, मगर जब शारदा की ममता ने जोर मारा तो अपनी मायूसियों को भूल खुशबू को स्वीकार कर लिया। खुशबू को स्वीकार करने के बाद एक माँ के रूप में शारदा ने ना तो उसे अपनी पहली दोनों बेटियों से कम प्यार दिया और ना ही उसकी कभी उपेक्षा की। खुशबू के जन्म के बाद शारदा को उसकी मायूसी से निकालने में रमाकांत ने भी काफी योगदान दिया था। उन्होंने शारदा को सांत्वना देते हुए कहा कि आज के इस युग में बेटियां किसी भी लिहाज से बेटों से कम नहीं। हमें जो भी मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। खुशबू को स्वीकार कर लिया गया था। वो छोटी होने की वजह से माँ बाप की लाडली बन गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि उस नर्सिंग होम की काली करतूतों का पुलिस के द्वारा भांडाफोड़ कर दिया गया, जहां 7 वर्ष पहले खुशबू का भी जन्म हुआ था। नर्सिंग होम की करतूतों का भांडाफोड़ होने के बाद बीता हुआ कल जैसे एक सवाल की शक्ल में सामने आकर खड़ा हो गया था। पंडित राजकुमार तिवारी फिर बार बार आने लगे थे। इस नर्सिंग होम की करतूतों की चर्चा वो जोर शोर से करते थे। शारदा दुविधा और संदेह में घिर गई थी। वो सोचने को मजबूर हो गई थी कि क्या 7 वर्ष पहले नर्सिंग होम में उसके साथ भी कोई धोखा ही हुआ था? क्या पंडितों और ज्योतिषों की कही बातें वास्तव में सही थी? लेबोरेटरी वालों ने भी कोई गलत बयानी बच्चे के लिंग को लेकर नहीं की थी? दूसरी महिलाओं की तरह नर्सिंग होम में उसके साथ भी तो कोई धोखा नहीं हो गया था? इस तरह के विचार मन में आने के बाद शारदा कोशिश करने के बाद भी खुशबू के प्रति अपने व्यवहार को सामान्य नहीं कर पा रही थी। ये बात जैसे आहिस्ता आहिस्ता शारदा के मन में घर बना रही थी कि 7 वर्ष पहले शायद नर्सिंग होम में उसके बच्चे को भी बदल कर किसी दूसरे को दे दिया गया। अगर ऐसा हुआ था तो उसने अवश्य एक बेटे को ही जन्म दिया होगा। मन में उठने वाले इन विचारों ने जैसे शारदा के जीवन का सारा सुख चैन ही छीन लिया। अपने मन में चल रहे विचारों के मंथन को शारदा अपने पति रमाकांत से छिपा नहीं सकी थी। वो बोली, मैंने भी तो अपने तीसरे बच्चे को इसी नर्सिंग होम में जन्म दिया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि औरों की तरह मुझे भी धोखा मिला हो? खुशबू वास्तव में हमारी बच्ची ना हो? शारदा की बात सुन रमाकांत स्तंभ रह गए। उन्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ऐसी बातों का अब कोई मतलब नहीं। 7 साल बीत चुके हैं। ऐसी बातें सोचने से हमारी ही परेशानी बढ़ेगी। रमाकांत ने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैं चाहकर भी इस शक को अपने मन से निकाल नहीं सकती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 7 साल पहले हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था अजीब हुआ था? अपने दिल पर जरा हाथ रखकर कहो, मैं जो भी कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तुम कह सकते हो कि पंडित और ज्योतिषियां ढोंग करते हैं, उनकी बातें झूठी होती हैं, मगर क्या मशीनें भी झूठ बोलती हैं? मेडिकल साइंस भी अंधी है। तुम्हारी इन सारी बातों के मेरे पास जवाब नहीं, मगर मैं तुमसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि गड़े मुर्दे को उखाड़ने से क्या फायदा होगा? मैं जानता हूँ नर्सिंग होम में बहुत से लोगों के साथ धोखा हुआ, मगर इस बात का कोई सबूत हम लोगों के पास नहीं कि उन लोगों में हम भी शामिल थे। बेकार ही मन में वहम मत पालो कि खुशबू हमारी बेटी नहीं। ये वहम नहीं, एक हकीकत हो सकती है। शारदा के शब्दों पर जोर देते हुए शारदा ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो इस हकीकत को साबित कौन करेगा? रमाकांत का लहजा तलक हो गया।
हमें पुलिस से संपर्क करना चाहिए। क्या पुलिस इस बात का फैसला करेगी कि खुशबू हमारी बेटी है या नहीं? तुम हमेशा मेरी बात का उल्टा मतलब निकालते हो। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। वो इस मामले में हमारी मदद कर सकती है, शारदा ने कहा। उसके स्वर में बेसब्री थी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमें अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारे? पुलिस के पास जाएं और उनसे कहें कि हमें शक है कि खुशबू हमारी बेटी है या नहीं। नर्सिंग होम वालों ने बेईमानी करके हमारे बच्चे को भी बदल दिया था। जानती हो इसके बाद क्या होगा? पुलिस इस मामले में हमें जांच का आश्वासन देगी, मगर इसके साथ ही वो एक काम और भी करेगी और खुशबू को हमसे छीन कर किसी अनाथालय में भेज देगी। वो तब तक उसी अनाथालय में रहेगी जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही अगर तुम्हारे शक के मुताबिक पुलिस की जांच में ये साबित हो जाए कि नर्सिंग होम वालों ने हमारा बच्चा भी बदला था, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि खुशबू के बदले में हमें कोई दूसरा बच्चा मिल ही जाएगा। अगर तुम इन सब चीजों का सामना करने के लिए तैयार हो तो मैं पुलिस स्टेशन चलने को तैयार हूँ। रमाकांत ने पत्नी को गहरी नजरों से देखते हुए कहा। इस पर शारदा मानो धर्म संकट में पड़ती हुई नजर आई। इसके बाद पुलिस के पास जाने की बात शारदा ने अपने पति से नहीं कही। हाँ, पंडित राजकुमार तिवारी से जरूर जिक्र किया, पर पुलिस के पास जाने को उसने भी मना कर दिया। बिना कुछ हासिल किए ही कोई चीज गंवाने का रिस्क उठाने की हिम्मत शारदा में नहीं थी। अपने शक के कारण पुलिस के पास जाने का ख्याल तो शारदा ने फिलहाल मन से निकाल दिया था, मगर इससे उसके मन में जैसे घर बन चुका था। वहम नहीं निकल रहा था कि वो भी नर्सिंग होम वालों के धोखे की शिकार है। शारदा के मन के वहम ने मासूम खुशबू के जीवन को बहुत ही उदास बना डाला था। वो मम्मी में पहले वाला प्यार ढूंढती नजर आती थी जो उसे नहीं मिलता था। मम्मी के व्यवहार की बेरुखी देख मासूम खुशबू ये भी नहीं समझ पाई कि उससे गलती क्या हुई है। रमाकांत खुशबू के प्रति शारदा के बदले व्यवहार से परेशान थे, पर समस्या के तत्काल समाधान का रास्ता नहीं सूझ रहा था। सारी कश्मकश के बीच एक नई बात ये कहकर शारदा ने रमाकांत के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर दिया। डीएनए के माने वास्तव में क्या थे और वो क्या था, ये तो शारदा को मालूम नहीं था, मगर पंडित राजकुमार तिवारी के कहने पर और टीवी पर खबरें सुनने से उसे इतना अवश्य मालूम था कि उसके टेस्ट से किसी भी बच्चे के असली माँ बाप का पता लगा जा सकता है। शारदा ने रमाकांत से कहा, पंडित जी कह रहे थे कि एक टेस्ट होना है जिससे किसी भी बच्चे के असली माँ बाप के बारे में बिल्कुल सही ढंग से जाना जा सकता है। मैंने मोबाइल पर पढ़ा था, डीएनए या ऐसा ही कोई मिलता जुलता नाम था इस टेस्ट का। क्यों ना हम भी अपना और खुशबू का टेस्ट करवा लें, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंडित जी ने एक लैब का कार्ड भी दिया है कि वो उनकी जान पहचान का है। शारदा की बात सुन रमाकांत कुछ पलों के लिए तो हक्का बक्का रह गए। वो नहीं जानते थे कि खुशबू को लेकर शारदा की सोच इस हद तक चली जाएगी। इस टेस्ट को क्या तुमने कोई मजाक समझ रखा है? इस पर बहुत पैसा खर्चा होगा। रमाकांत ने शारदा को टालने की गरज से कहा, चाहे कितना भी पैसा खर्चा करो, मगर किसी तरह भी मुझे मेरी दिन रात की दिमागी तकलीफ से छुटकारा दिलाओ, वरना ये मुझे मार डालेगी, शारदा ने कहा। शारदा की बातों से रमाकांत को लगा कि मामला एक नाजुक शक्ल ले रहा है। खुशबू को लेकर लगातार अंदर ही अंदर घुल रही शारदा का तनाव खतरनाक सीमा तक बढ़ गया है। अगर जल्दी शारदा को उसकी वर्तमान मनोस्थिति से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं खोजा गया तो इसके बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। रमाकांत ने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत मंथन किया। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शारदा को उनकी वर्तमान मनोस्थिति से निकालने के लिए झूठ का ही सहारा लेना पड़ेगा। तभी रमाकांत को अपने बचपन के दोस्त सतीश धवन की याद आ गई, जो डॉक्टर था। सतीश धवन अपने क्लिनिक के साथ साथ एक लैब का भी मालिक था। रमाकांत ने डॉक्टर सतीश धवन से मिलकर उसे अपनी सारी समस्या बताई। राजकुमार तिवारी के दिए गए लैब के कार्ड को भी दिखाया। रमाकांत की सारी बात सुन डॉक्टर सतीश धवन कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, शारदा भाभी कहाँ तक पढ़ी हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ 12वीं से ज्यादा नहीं।
रमाकांत ने कहा, आजकल डीएनए वाली बात तो हर कोई जानता है। जगह जगह आईवीएफ के बोर्ड लगे हैं। सरोगेट मदर का भी नाम उछलता रहता है। डॉक्टर सतीश ने गंभीरता से कहा, जब आपके घर के अंदर व्हाट्सएप जैसा शुरू हो तो उन चीजों के बारे में भी आसानी से जान जाते हैं जो कि देखने में आपसे बहुत दूर होता है। और फिर वो पंडित राजकुमार तिवारी भी तो है जो लेब का कार्ड ले गया। रमाकांत ने कहा, तो वो व्हाट्सएप और पंडितों के जरिए मिला ज्ञान है। तब समस्या कोई बड़ी नहीं। तुम कल ही शारदा और खुशबू को लेकर वहां आ जाना, बाकी मैं देख लूंगा, सतीश ने कहा। अगले दिन रमाकांत ने शारदा को कुछ तैयार होने और खुशबू को भी तैयार करने को कहा। कहाँ चलना है? शारदा ने पूछा। इस पर रमाकांत ने फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, डॉक्टर सतीश के यहाँ। किस लिए? शारदा ने पूछा। तुम खुशबू को लेकर जो डीएनए टेस्ट करवाने की बात कह रही थी, उसी के सिलसिले में, रमाकांत ने कहा। रमाकांत के शब्द सुनकर शारदा एकाएक सत्ते में आ गई। बोली, इतनी अचानक ये सब? तुमने मुझे इस बारे में पहले कुछ क्यों नहीं बताया? मैंने कल ही डॉक्टर सतीश से इस बारे में बात की थी। मैं तुमको बताना भूल गया था। डॉक्टर सतीश हम तीनों के शरीर में से कुछ चीजों के नमूने लेकर बाहर किसी ऐसे शहर भेजेंगे जहां किसी प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट की व्यवस्था होगी। रिपोर्ट के आने में 8 से 10 दिन का समय लग सकता है। कश्मकश में नजर आ रही शारदा खामोश रही। जब सच का सामना करने की स्थिति पास आकर खड़ी हो गई तो शारदा के अंदर एक दूसरी ही तरह का द्वंद्व शुरू हो गया था। खुशबू और शारदा को साथ लेकर रमाकांत सुबह 11 बजे डॉक्टर सतीश धवन की क्लिनिक पहुंच गए। डॉक्टर धवन की लैब उसके क्लिनिक के ही एक हिस्से में थी। डीएनए टेस्ट के नाम पर एक ड्रामा ही तो करना था। सबसे पहले डॉक्टर सतीश रमाकांत को लेकर लैब के अंदर गया। लैब के अंदर डॉक्टर सतीश ने रमाकांत के साथ बैठ आराम के साथ 5-7 मिनट तक गपशप की और फिर दिखावे के लिए उसने रमाकांत के अंगूठे और कलाई पर पट्टी चिपका उन्हें लैब से बाहर भेज दिया। लैब से बाहर आकर रमाकांत ने तनाव में दिख रही शारदा को अंदर भेज दिया। ये सब देख मासूम खुशबू काफी डरी नजर आ रही थी। वो कुछ भी समझने में असमर्थ थी। सारे ड्रामे को असली रूप देने के लिए डॉक्टर सतीश ने शारदा के साथ सब कुछ असली ही किया। शरीर के 1-2 हिस्सों में से खून लेकर उसे कांच की टेस्ट ट्यूब में डाला। डॉक्टर सतीश कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहता था जिससे शारदा के मन में जरा सा भी कोई शक पैदा हो। वास्तविकता यह थी कि शारदा के खून के नमूनों की ना तो सतीश खुद ही कोई जांच करने वाला था और ना ही कहीं भेजने वाला था। खुशबू को लेकर शारदा के मन में बने संशय और दुविधा को दूर करने के लिए उसको ये विश्वास दिलाना जरूरी था कि खुशबू को लेकर वास्तव में ही कोई डीएनए टेस्ट होने वाला है। शारदा के बाद डॉक्टर सतीश डरी घबराई खुशबू को लैब के अंदर ले गया। शक की कोई गुंजाइश ना रहे, इस बात का ख्याल करके ना चाहते हुए भी डॉक्टर सतीश को उसके हाथ की एक उंगली में सुई चुभोकर खून निकालना पड़ा। जब शारदा और खुशबू को लेकर रमाकांत डॉक्टर सतीश से वापस आने लगे तो डॉक्टर सतीश ने धीमी आवाज में कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे पेशे के साथ सरासर बेईमानी है। किसी अच्छे काम के लिए की जाने वाली बेईमानी नहीं होती। रमाकांत ने जवाब में कहा, शारदा जैसी औरतों के लिए जटिल मनोविज्ञान को समझना वास्तव में ही बड़ा कठिन होता है। डॉक्टर सतीश धवन के यहाँ से निकलने के बाद रमाकांत ने शारदा में फिर एक परिवर्तन देखा। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ दिनों से खुशबू के प्रति बेरुखी दिखा रही शारदा एक बार फिर से उसके लिए प्रेम दिखाने लगी है। खुशबू के प्रति उसका लगाव पहले से अधिक बढ़ गया था। ये देख रमाकांत भी हैरान थे। रमाकांत ये भी महसूस कर रहे थे कि डॉक्टर सतीश के यहाँ से आने के बाद शारदा पहले से भी अधिक बेचैन और कश्मकश में है। वैसे शारदा को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि खुशबू के डीएनए टेस्ट के नाम पर डॉक्टर सतीश ने जो कुछ भी किया वो केवल एक नौटंकी थी। शारदा के मन में खुशबू को लेकर जो भी दुविधा और वहम था उसे निकालने के लिए डीएनए टेस्ट की झूठ-मूठ की रिपोर्ट डॉक्टर सतीश को ही तैयार करनी थी। शारदा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी
कि इस झूठी रिपोर्ट को आसानी से पकड़ पाती। डीएनए की बात करने वाली शारदा उसकी एबीसीडी भी नहीं जानती थी। वैसे रमाकांत को विश्वास था कि डीएनए वाली बात का जिक्र शारदा किसी दूसरे से नहीं करेगी। जब उसने पंडित राजकुमार तिवारी को डीएनए टेस्ट दूसरी लैब से कराने की बात कही तो वो बेचैन हो उठे। कल आऊंगा कहकर चलते बने पर आए नहीं। 8-10 दिन बीत गए। इस बीच एक बार भी शारदा ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का जिक्र रमाकांत से नहीं किया। ऐसा लगता जैसे उसकी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। रमाकांत के लिए ये सब आश्चर्य के साथ साथ उन उलझनों से भी भरा था। इन 8-10 दिनों में शारदा खुशबू से पहले से भी अधिक करीब नजर आने लगी थी। कई बार ऐसा भी लगता था कि जैसे शारदा अपने आप से लड़ रही हो। 8-10 दिन के बाद रमाकांत ने डॉक्टर सतीश से बात करने के लिए स्वयं ही शारदा से कहा। डॉक्टर सतीश का टेलीफोन आया था। उसका कहना था कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। रमाकांत की बात को सुन शारदा एकदम भावहीन और ठंडी रह गई। कुछ नहीं कहा। ये देख रमाकांत ने कहा, मैं शाम को घर आते हुए डॉक्टर सतीश के क्लिनिक से रिपोर्ट लेता आऊंगा। रमाकांत की इस बात पर भी शारदा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम को रमाकांत डॉक्टर सतीश के यहाँ से एक बंद लिफाफे ले आए। लिफाफे के अंदर खुशबू की तथाकथित डीएनए रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में क्या है रमाकांत को मालूम था। डॉक्टर सतीश ने उसकी मन माफिक रिपोर्ट ही बनाई थी। बंद लिफाफा शारदा के सामने रखते हुए रमाकांत ने कहा, इस रिपोर्ट का संबंध हम लोगों के निजी जीवन से है, इसलिए डॉक्टर सतीश ने इसे पढ़ना ठीक नहीं समझा। इससे पहले कि मैं लिफाफा खोलकर रिपोर्ट को पढूं, तुम्हारे मन का शक सही भी हो सकता है और गलत भी। तुम्हें हर स्थिति का सामना शांत रहकर करना होगा। अंतद्वंद में फंसी शारदा ने कुछ पल खामोश नजरों से रमाकांत और हाथ में पकड़े लिफाफे को देखा। फिर उन्होंने जो किया वो अप्रत्याशित था। शारदा ने रमाकांत के हाथ से लिफाफे को बिजली की सी तेजी से छीना और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके साथ ही ऐसा लगा जैसे वो अपनी कश्मकश और अंतर्द्वंद से एक झटके से बाहर आ गई हो। पंडित राजकुमार तिवारी उस दिन से कभी नहीं आए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।